हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विद अमन में आपका स्वागत है। क्लास 10th में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कर रहे हैं और हमने लास्ट टाइम एनसीईआरटी की हमने एक्सरसाइज की थी जिसमें आपके रेशियो वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए गए थे और कुछ क्वेश्चन बचे थे, कुछ की प्रैक्टिस आपको अपने आप भी करनी होती है, तो उसकी आप प्रैक्टिस अपने आप ही करें। अब हम इसी कोऑर्डिनेट में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, ध्यान रखिए हमने अभी कौन कौन से फार्मूले कर लिए हैं। हमने इसमें डिस्टेंस फार्मूला कर लिया है, हमने इसमें डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर जो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया है। हमने फिर इसमें जो है अनुपात वाला फार्मूला किया है, हमने इसमें मध्य बिंदु वाला फार्मूला किया है। अब हम इसमें जो कर रहे हैं वो है हमारा ट्राइंगल का एरिया। वैसे अगर हमारा ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया हम लोगों ने अब तक पढ़ा है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, 1/2 इंटू आधा इसका क्षेत्रफल होता है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हमारे 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, तो हमारा इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। Area of triangle when 3 points are given, x1 y1, x2 y2 and x3 y3। ठीक है, अगर हमारे पास ये तीन हमारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y3, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो हमारा जो इसमें फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल के निकालने का वो 1/2, ध्यान दीजिए, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये देख लीजिए ध्यान से फॉर्मूला। This formula is important for you. If you have 3 coordinates x1 y1 x2 y2 and x3 y3, then what is the formula for finding the area of a triangle? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। Let us do one question for this formula. आई एम गिविंग यू 3 पॉइंट्स, सो आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा इसमें कि हमें कैसे निकालना है, हमें इसमें क्या करना है। मैं आपको 3 बिंदु दे रहा हूँ। एक है आपका 1 -1, 1 -1, सेकेंड वन इज -4 and 6, -4 and 6, एंड थर्ड वन इज -3 and -5, -3 and -5, -3 and -5। ओके, नाउ सबसे पहले x1 इक्वल्स टू 1, y1 इक्वल्स टू -1, ठीक है, x2 इक्वल्स टू -4 एंड y2 इक्वल्स टू 6, x3 इक्वल्स टू -3 एंड y3 इक्वल्स टू -5। सबसे पहले हमें ये चीज़ें लिखनी जरूरी है। अब ये फॉर्मूला आपके सामने है। अब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट किया जाएगा, जो 1/2, तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। ये है x1 इज 1, ये मैंने 1 लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, y2 माइनस y3, y2 इज 6 एंड y3 इज -5, यहाँ फॉर्मूले का माइनस है, ये भी -5 है, ध्यान दें इस चीज का, ठीक, प्लस x2, व्हाट इज x2? x2 इज -4, ब्रैकेट स्टार्ट, y3 माइनस y1, y3 इज -5, y3 माइनस y1, व्हाट इज y1? y1 इज -1, -1, ठीक, प्लस x3, what is x3? x3 is -3 and bracket में y1 minus y2, y1 is -1
माइनस y2 -6, ये आप ध्यान दें। इसको यदि आप ध्यान से नहीं लिखेंगे तो आप इसको गलत कर देंगे। देखिए हमें 3 पॉइंट रखे, 1 -1 -4 एंड 6 -3 एंड 5। तो x1 1 हो गया, y1 -1 हो गया, x2 -4 हो गया, y2 6 हो गया, x3 -3 हो गया और y3 -5 हो गया। फॉर्मूला ये रहा 1/2 का 1/2। फॉर्मूला पहले x1 है तो x1 क्या है मेरे पास 1 है तो 1 लिख लिया, ब्रैकेट स्टार्ट। y2 क्या है 6 है, 6 लिख लिया, -y3 क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस है और ये खुद -y3 खुद माइनस में है तो इसलिए इसे भी हमने माइनस में ब्रैकेट में ले लिया, प्लस x2 इज -4 तो यहाँ पे ये मैंने -4 ले लिया, ये -4 इसका है, इसका नेक्स्ट वाले x2 है ना, x2 इज -4 तो ये मैंने -4 ले लिया। इससे आप यहाँ से इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं ब्रैकेट को ताकि आपको पता चल जाए इसमें इतना अलग पार्ट है और इतना अलग पार्ट है और इतना अलग पार्ट है, इसे भी आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं बड़ी ब्रैकेट से। तो x2 इज -4 है, ब्रैकेट स्टार्ट y3 इज -5 माइनस का माइनस y1 क्या है अपने पास -1 तो इससे भी माइनस को ब्रैकेट में लेना पड़ा, प्लस x3 क्या है अपने पास x3 इज -3, ये मैंने -3 ले लिया, ठीक है -3 ले लिया और y1 y1 इज -1 एंड y2 इज वेयर इज y2 इज 6, ये फॉर्मूले का माइनस। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, पहले हम हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 1/2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये 1 भी ऐसा का ऐसे रहेगा। हम पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम करेंगे तो 6 + 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस होते हैं तो 6 और 5 कितना हो गया 11 हुआ नहीं हुआ, तो मैंने इसे इस तरह कर दिया, ठीक ये पोर्शन मेरा अलग हो गया, प्लस इस -4 को मैं -4 ही रख रहा हूँ। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ, ये माइनस है ये +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस होता है तो -+1 यानी 5 में से 1 गया 4, ये -4 आ गया, -4 इतना अलग पोर्शन, ये इतना अलग पोर्शन, ये अलग पोर्शन की पहचान है, ये अलग पोर्शन की पहचान है, ठीक। प्लस यहाँ -4 कैसा है आपको समझ में आ गया ना, ये तो +1 हो गया था और ये -5 था तो -5 में से 1 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, ये प्लस का प्लस। अब इसको भी मैं जो हूँ -3 का -3 रख रहा हूँ, ठीक है इसको मैंने अभी बाहर ही रखा है और ये हो गया मेरा -6 और 1 7, यही हुआ ना, ठीक है। अब इतना अलग पोर्शन, इतना अलग पोर्शन, इतना अलग पोर्शन, 1/2 को ऐसे ही चलने दीजिए, ये मेरा आ गया 11 आ गया, खत्म करिए इसे। अच्छा 11 कम 11, यहाँ पे यदि मैं करूँ, ये बीच में तो प्लस चल ही रहा है, 4 चौक 16, ये 16 आ गया क्योंकि माइनस प्लस होता है, ये प्लस तो हमारा चल ही रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 या 21, ये मेरा 21 आ गया, नहीं आ गया तो 1/2। अब मैं इन ब्रैकेट को भी खोल लेता हूँ, 11 + 16 + 21 तो कितना आ गया 1/2। इन तीनों को ऐड करिए, 6 और 1 7 और 1 8, 2 1 3 और 1 4, 48 आ गया। इसे मैंने काटा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी क्षेत्रफल कितना आ गया 24। देखिए जरा ध्यान से, इसमें फॉर्मूला तो आप याद कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गड़बड़ आप लोग कहाँ पे कर देते हैं, इसको लिखने के तरीके में। अगर आपका ये तरीका बिल्कुल सही है तो आप मल्टीप्लाई क्या करना है, प्लस माइनस किसको क्या करना है, कौन सा पार्ट अलग है, बस ये ध्यान रखिए। इतना से लेके इतना पार्ट अलग है, फर्स्ट पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड पार्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये थर्ड पार्ट। तो इन्हीं तीनों पार्ट्स में आपको वैल्यू पुट करनी है और पुट करने के बाद आपको उसका आंसर निकालना है। ये भी ध्यान रखना है कि x1 y1 सही लिखा है या नहीं लिखा,
x2 y2 सही लिखा है या नहीं लिखा, x3 y3 सही लिखा है या नहीं लिखा। अगर आपने ये सही लिखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल फिर वो सॉल्यूशन आपके अपनी अंदर की कंसंट्रेशन का आपका मैटर है, फिर वो आप उसको किस प्रकार से उसको आप सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ गया 24। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इस तरह हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, फिर इसमें हमारा क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकालना होता है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालना होता है, चतुर्भुज। अब उसके लिए भी हम क्या करें, देखिए अब मैं आपको अगर 4 पॉइंट देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ चतुर्भुज वाला, उसमें आप देखिए आपके मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट आपका 1 1 और सेकंड पॉइंट आपका 7 -3 7 -3 एंड थर्ड वन इज 12 and 2 12 and 2 and fourth one is 7 and 21 7 and 21। अब क्योंकि 4 पॉइंट है तो ये चतुर्भुज हो गया, 4 पॉइंट है तो ये चतुर्भुज हो गया। अब इसमें देखिए हम कैसे निकालेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले हम इसमें क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, ठीक है। अब वो हम क्वाड्रिलेटरल कैसा ही बना सकते हैं, वो हमारे उसमें है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए मैं इसको फिर मिटा दूंगा, पहले बना के आपको दिखा दूं मैं। मान लीजिए मैंने ये एक चतुर्भुज बना लिया। चतुर्भुज किसे बोलते हैं, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। जैसे त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसकी 3 साइड से होती हैं। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। अब मैंने इसे ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी मान लिया। ए ये मेरा 1 और 1 है, बी ये मेरा 7 और -3 है, सी ये मेरा 12 और 2 है, एंड डी इट इज 7 and 21। ठीक है, अब इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब इसके क्षेत्रफल के लिए हमें क्या है, हमें इसमें विकर्ण खींचना पड़ेगा, हमें इसमें डायगोनल खींचना पड़ेगा। उससे क्या बेनिफिट होगा हमें, अब मैंने ये विकर्ण खींच लिया डायगोनल AC, इससे क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC अलग हो गया और ट्रायंगल ABC अलग हो गया। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है, ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ACD, इन दोनों का जो क्षेत्रफल आएगा वो बीच में प्लस, दोनों को प्लस कर दें, वो आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। वेरी सिंपल भाई। क्वेश्चन आपको आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, नो प्रॉब्लम। अभी आपको बताया फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में आप बीच में एक डायगोनल खींच दीजिए, ठीक है ना। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अब इसी को हम करते हैं। तो ABC, मैं इनके पॉइंट्स लिख लेता हूँ। ABC के कौन कौन से हैं, अगर मैं ABC की बात करूँ तो ABC ये मेरा हो गया 1 1, ये A, ठीक, B है 7 -3 और C है 12 and 2। ये हो गया मेरा C, ABC, ठीक। इसके बाद ACD, इसमें कौन से हो गए, A तो मेरा 1 और 1 ही हो गया, C मेरा 12 और 2 हो गया, और D मेरा 7 और 21 हो गया, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूँ और अब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूला, 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ये आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब मैं ABC का निकाल रहा हूँ, इसका निकाल रहा हूँ ABC। तो यहाँ पहले मैं लिख लूँ x1 equals to 1 and y1 equals to 1, ठीक है। इसी तरह x2 equals to 7 and y2 equals to -3। इसी तरह
x3 equals to 12 and y3 equals to 2. Now here it is formula 1 upon 2 x1. x1 is 1. Bracket start y2 minus y3. y2 is minus 3. y2 minus y3. y3 कितना है 2, ये लिख लिया, प्लस x2. x2 is 7. y3 is 2 माइनस y1. y1 is 1. ठीक है, प्लस x3. x3 is 12 and bracket y1 minus y2. y1 is 1 minus y2 minus 3. बिल्कुल पहले की तरह 1 अपॉन 2, 1 का 1 रहने दीजिए, ये आपका आ गया माइनस 3 इंटू माइनस 5. ठीक, प्लस 7, दो में से गया 1, प्लस 12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और 1 4 हो जाएगा. ये 4 हो गया, 3 और 1 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ये हो गया माइनस 5 प्लस 7 प्लस 12 चौक 48. यही हो गया. इसको हम आगे करेंगे तो 1 अपॉन 2, ध्यान दीजिए ये माइनस का, ये दोनों प्लस के, तो 48 और 7 कितने हो गए 55. 48 और 7 55 और 55 में से 5 गए 50 बचा. 50 बचा ना, तो 2 से काटा 25. यानी जो एरिया है, एरिया ऑफ किसका ABC, ABC वो आ गया मेरा 25. अभी उसका एरिया है 25. अभी मेरे को ACD का भी निकालना है. अभी मेरे को ACD का भी निकालना है, तभी तो पूरा आएगा. मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ. फॉर्मूला सेम है, बस मैं ये चेंज करूँ ACD में. x1 क्या है, x1 is 1, y1 is 1, x2 is 12, y2 is 2, x3 is 7 and y3 is 21. ये ध्यान रखना है आपको, ये वाला पोर्शन. ठीक है, फॉर्मूला इज सेम. नाउ लेट अस डू 1 upon 2, it is 1 upon 2. x1 is 1, y2 minus y3, y2 minus y3, 2 minus 21 plus x2 is 12, y3 minus y1, y3 minus y1 is 1, ये लिख लिया हमने, प्लस x3. what is x3? x3 is 7 and y1 minus y2. what is y1? it is 1 minus y2, it is 2. ओके, ये आ गया. अभी हमने वैल्यू इसमें जो है पुट कर ली है. आगे चलते हैं. 1 अपॉन 2, 1 का 1, 21 में से दोगे माइनस 19 प्लस 12, 21 में से गया 20 प्लस 7, 2 में से गया माइनस 1. ठीक है, 1 अपॉन 2, ये हमारा 1 रहा और माइनस 19, 19 से कम 19. अब 20 को 12 से करेंगे प्लस 12 0 0, 12 दूनी 24, 240. ठीक है, और प्लस माइनस 7 होता है तो ये 7 एकम 7, ये माइनस 7 आ गया. अब ये दोनों तो हमारे माइनस के हैं और ये हमारा प्लस का है, तो इक्वल्स टू, मैं इसी के आगे कर रहा हूँ 1 अपॉन 2. यहाँ देखिए 19 और 7 को पहले आप जोड़ लीजिए. 19 और 7 कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे. 19 और 7 26. अब 240 में से 26 को माइनस कर दीजिए. 240 में से 26 को, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे क्या बचा आपका 2 का 2. ठीक है कि नहीं है? ठीक है बेटा, 214. तो 1 यहाँ पे 1/2 प्लस में 214. ठीक, इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 7 14, 107. तो एरिया ऑफ ACD कितना आ गया? ACD
ये आ गया 160। तो चतुर्भुज का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होगा 25 प्लस 107। तो 107 में जब आप 25 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 107 में 25 जोड़ने पे 7 और 5 12 3 132। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 132 स्क्वायर। ठीक है, वर्ग इकाई इसका आंसर आ गया। अच्छी तरह देख लें इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें इसमें चतुर्भुज का एरिया निकालना था, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगी। फॉर्मूला आपको मस्ट है कि याद होना चाहिए। फिर x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यूज़ को पुट करते जाएं, ट्रायंगल का एरिया ये निकाल लिया, फिर एक ट्रायंगल का एरिया ये निकाल लिया। तो चतुर्भुज का निकालना है तो दो ट्रायंगल को मिलके डायगोनल लगाने से वो जो है चतुर्भुज आपका दो त्रिभुज में बट गया, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। तो दोनों ट्रायंगल का हमने अलग अलग एरिया निकाल लिया और दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो वो हमारा 132 सेंटीमीटर जो है हमारा इसका आंसर आ गया। अब आगे इसमें क्या है आपका, तीन बिंदु जो हमें दिए हुए हैं इसकी संरेखता, कॉलिनियरिटी हम इसे बोलते हैं। और कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, मैंने जो बताया था आपको, एक ही लाइन पर आपके तीन बिंदु जो होते हैं वो हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि आपको इस तरह तीन बिंदु दिए हुए होंगे, जैसे ये मैंने दिए हुए हैं, और आपसे कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये संरेखीय हैं, दे आर कॉलिनियर। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए ये तीन बिंदु, थ्री कोऑर्डिनेट्स आर कॉलिनियर, आपको क्या करना है, उसमें आपको केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अगर वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद 0 के इक्वल आ जाता है तो वो आपका संरेखीय होगा। क्या होगा, संरेखीय होगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, संरेखीय का मतलब यहाँ जैसे मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला 25, तो ये संरेखीय नहीं है। यहाँ मैंने निकाला 107, तो ये संरेखीय नहीं है। लेकिन अगर ये निकल के 0 आ जाता तो वो हमारा संरेखीय हो जाता। बस यही इसमें अंतर है। ठीक है, अब हम इसमें एक आध क्वेश्चन जो है आपका, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के ही करवा रहे हैं आपके, तो कुछ इसमें जो आपका है जिसमें के की वैल्यू भी निकालनी होती है, उसमें आपको एरिया दिया होता है। कैसे है ये अभी आप देखते हैं, हम एक क्वेश्चन इसमें से कोई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लगभग सारे एक ही जैसे हैं, तो सारे इसमें करने की ऐसी जरूरत नहीं है। इसे मैं मिटा रहा हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान निकालिए। अब k का मान आ गया, ठीक है, k का मान निकालिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। जैसे ये है अब 7 और -2, और इसके बाद 5 और 1, और इसके बाद है आपका 3k। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसमें से k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमें 0 दिया हुआ है, संरेखीय आ गया यानी कि वो 0 दिया हुआ है। यानी तो जो हम फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए, मतलब k का मान निकालिए ताकि ये तीनों बिंदु संरेखीय हो, तो इक्वल टू 0 रख दो। अब इस क्वेश्चन में हमने x1 7 यहाँ लिखते हैं थोड़ा, x1 7 y1 -2, ठीक है, x2 ये -5 है या 5 है, चेक कर लें, तो 5 है, इट इज 5, x2 इक्वल्स टू 5 एंड y2 इक्वल्स टू 1।
x3 इज इक्वल्स टू 3 एंड y3 इक्वल्स टू k। ये पहले हमने नोट कर लिया। ओके, लेट अस डू this question by putting the values of all x1 y1 x2 y2 x3 y3 in this formula। okay, 1 upon 2 ठीक। what is x1? x1 is 7, y2 is 1 minus y3 is k, ये हमने ऐसे ही लिखी, ठीक है। प्लस x2 is 5, y3 is k minus y1 is minus 2, तो इससे हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज x3, what is the value of x3? x3 is 3, y1 is minus 2 minus y2 is 1। ये हो गया। इसको एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, हमारे क्या क्या कोऑर्डिनेट्स थे। हमारे थे गिवन 7, -2, 5, -1 एंड 3, k। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो कॉलिनियर कह रहे हैं, संरेखीय कह रहे हैं। यहाँ से मैंने x1 को 7, y1 को -2, x2 को 5, y2 को 1 एंड x3 को 3 एंड y3 को k। फॉर्मूले में 1/2 का 1/2, x1 इज 7 आ गया, y2 इज 1 आ गया, माइनस y3 इज k आ गया, प्लस x2 इज 5, मैंने 5 लिख लिया, y3 इज k लिख लिया, माइनस का माइनस एंड y1 इज -2, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में माइनस आ गया, प्लस x3 इज 3, ठीक है, एंड y1 इज -2, ये -2 आ गया, माइनस का माइनस एंड y2 इज 1। ये हमने इसको लिखिए। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये इक्वल टू 0 चलेगा। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। 1/2 का 1/2, 7 का 7 और ये मेरा 1 माइनस। अच्छा, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7 आ गया, 7 को k से मल्टीप्लाई माइनस किया, ये आप ध्यान देते हैं, ठीक है। इतना पोर्शन मेरा खत्म। अब यहाँ पे देखिए प्लस, पहले अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पर ही प्लस कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान देने जरा। ये प्लस हो गया k+2, क्योंकि स्पेस बढ़ेगी इसलिए इसको यहीं पर ही प्लस करूँगा, माइनस प्लस होता है। अब 5 को k से हम करेंगे, जब हम 5 को हम k से करेंगे तो आगे 5k, इसको करेंगे प्लस 5 2 10 आ गया, यही आया, ठीक है। मैं अलग अलग पोर्शन लेके चल रहा हूँ, इतना अलग हो गया, इतना अलग हो गया। इसको अब हम देखते हैं, प्लस 3 का 3 और 2 और 1, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये 2 -2 और -1 -3 होता है, -3 और 3 9 होते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, स्पेस बच जाएगी, क्योंकि -2 एंड -1 इज -3, ओके, एंड -3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9, तो ये मेरा प्लस में ये मेरा 3 माइनस में 9 सॉरी माइनस में 9 आ जाएगा। चल गया पता माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि 2 और 1 -3 हो जाएगा, और एक माइनस का 3 और एक प्लस का 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, तो ये मेरा 9 हो गया यहाँ पे इक्वल्स टू 0। अब इसे हम करते हैं सॉल्व, इसे हम खोल लेंगे। 1/2, इसको 1/2 बाहर रहने दो, 7 - k प्लस 5k प्लस 10 - 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए लाइक टर्म्स हम इकट्ठे कर लेंगे। पहले मैं k वाले कर लेता हूँ, ये रहा मेरा k वाला, 5k एंड k, ये हो गया 4k बचा मेरे पास 10 9 और 7, तो 10 और 7 17 बचा एक 9, तो 17 में से 9 गए, कितना बचा 8, ठीक है, 8 बच गया। अब यहाँ पे मेरा बच गया 8 प्लस में 8 इक्वल्स टू 0। भाई ये k और 5, ये भी k था, ये भी k था, लाइक टर्म्स, तो 5k में से 1 k गया,
प्लस 4k आ गया क्योंकि बड़ा प्लस का है, प्लस यहाँ पे एक ये 7, 10 और 9 लाइक टर्म्स हैं, तो 10 और 7 17, 17 में से 9 गए 8 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसे हमें देखना है। अब 1/2 को हम 4k से करेंगे तो ये 2 2 4 आ गया, यही आ गया नहीं आ गया, तो ये आ गया 2k प्लस इसको इससे करेंगे काटेंगे तो 2 चौके 8, यहाँ पे 4 आ गया इक्वल्स टू 0 और 2k इक्वल्स टू -4 और k इक्वल्स टू -4/2 -2, तो k का आंसर क्या आ गया -2। ये हमें इसमें निकालना था कि k के किस मान के लिए जो है आपका आंसर जो वो इस टाइप से हमारा आ जाएगा। नोट कर लें बेटा, आप इसे अच्छी तरह देख लें। चलिए हम इसे एक बार दोबारा करते हैं। करने के बाद उसे एक बार दोबारा देखना बहुत ज़रूरी है बेटा, कहीं पे गड़बड़ भी हो जाती है तो उसे हम देख लेते हैं। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये 1/2 है, 7 1 7, 7k, ये देखिए यहाँ पे -7k आना है, -7k, क्योंकि 7 को इससे भी मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया और 7 को k से किया तो -7k आ गया। ठीक है, प्लस 5 को k से किया 5k, 5 2 10, यहाँ पे सही क्या है, यहाँ पे कैसे गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं, ये हमारा -9 आ गया। ये 1/2 7 -7k, 7 -7k प्लस 5k प्लस 10 -9, बिल्कुल ठीक। ये 1/2, अब यहाँ पे देखिए k और k, ये k और k 7 में से 5 गया -2k, -2k हो जाएगा ये, क्योंकि 7 में से 5 गए 2 होते हैं। 1/2 7 का 7 -7k प्लस 5k प्लस 10 -9, तो अब 7k और 5k, एक माइनस का प्लस का, तो 7 में से 5 गया -2k प्लस ये हमारा 8 आ ही गया। यहाँ पे हमने इसे काटा तो ये -k हो जाएगा बेटा, -k, क्योंकि 2 एकम 2, -k प्लस 4, अब -k इज इक्वल टू -4 हो गया नहीं हो गया, -k इज इक्वल टू -4, -k इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट गया, देन व्हाट इज द आंसर ऑफ k, इट इज 4 नॉट 2। ठीक है बेटा, फिर आपसे कह रहा हूँ करने के बाद उसे एक बार आप दोबारा देख लिया कीजिए, वो मस्ट है, बाई चांस कहीं गलती ना हो जाए। जैसे यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 7 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई k इज 7k, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे किया था 5k का 5k एंड 5 2 10, यहाँ केवल 2 थोड़ा उतारा हमने, इसलिए क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट हो गया वो कोई बात नहीं, लेकिन उसको रीचेक जरूर करना चाहिए आपको, बिना उसके किए आप अपना जस्टिफाई आंसर को नहीं करेंगे जब तक आप उसे रीचेक नहीं कर लेते। तो इस तरह k की वैल्यू निकाली जाती है। तो ऐसे आपको और भी क्वेश्चंस आएंगे k वाले, वो उसको आप कर सकते हैं। तो हमारा ये निर्देशांक में इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, यानी जस्ट यू हैव टू नो ऑल, यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज and the way to doing all that questions according to their formulas, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आई एम अगेन सेइंग डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज योर एग्जांपल्स ऑफ NCERT क्वेश्चंस बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अगर NCERT का आप केवल एग्जाम्पल भी कर लें तो 60% मार्क्स तो आपके वैसे ही आ जाते हैं, अगर इस चीज़ को आप यदि आप समझें ध्यान से। तो if you are doing the only examples of NCERT then you will get above 60% marks, but आज के टाइम में 60% marks are not enough, इसलिए आपको तैयारी करनी पड़ती है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की भी, आगे उसको रिवाइज करना पड़ता है आपको, ताकि आप 100% मार्क्स उसमें लाने की कोशिश करें। आपको एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है, तो 50 मिनट्स आपके एक्स्ट्रा होते हैं क्वेश्चन में, वो आप शुरू में क्वेश्चन के पढ़ने के लिए होते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन को रीचेक भी करने का है। बहुत से बच्चे जो हैं हमेशा करने के बाद टाइम मिलने के बाद भी उसको चेक नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक भी हमारा सारे नंबर काट सकती है, माइनस प्लस की।
या मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, जितनी भी हमारी संक्रियाएँ हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी गलती बाय मिस्टेक रह सकती है, तो उस वो मिस्टेक ना रहे उसके लिए रीचेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा कि मैं जब भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताता हूँ उसको मैं रीचेक ज़रूर करता हूँ, रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये आपका निर्देशांक इस हिसाब से अब ख़त्म होता है, तो आपकी तैयारी अब निर्देशांक की भी हो जाएगी। कुछ आपके इसमें अपने आप को आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस में से जो आपकी बुक है उसमें से क्वेश्चन लेके अपने आप को आप टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी आई डोंट थिंक सो इन एवरी स्टेट अभी स्कूल आपके नहीं खुल रहे हैं। 31 जुलाई तक वैसे ही सेंटर का ऑर्डर आ गया कि 31 जुलाई तक जो है अभी कोई स्टडीज़ बच्चों के लिए मतलब स्कूल जाके नहीं होगी, तो बच्चे अपने घर में ही ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपका मस्ट है कि आप वीडियोस को देखिए, समझिए, क्वेश्चन को आप दोबारा अपने कॉपी में करिए, उसको आप करेंगे क्योंकि यही आपका अब एक जरिया है। अगर आप ये सोचें कि आप किताब से अपने आप कर लेंगे तो वो आपके लिए कंप्लीट चीज़ नहीं हो पाएगी, जैसा कि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं। तो आप ऐसा ना सोचें, आप उसको जो हम पढ़ा रहे हैं उस वीडियोस को आप ध्यान से देखें, उसको रिवाइज़ करें और अपना ख्याल रखें इस चीज़ के लिए, क्योंकि इस कोविड-19 में अभी केसेस बढ़ने पर ही लगे हुए हैं। ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डेली के ही 18 से 20 हज़ार केसेस इंडिया में अब बढ़ रहे हैं। तो आपको अपनी कितनी प्रोटेक्शन रखनी है इस चीज़ को आप ज़रा आप सोचिए। हमारा आयुष मंत्रालय भी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को बार बार आगाह कर रही है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो आप घर से बाहर ना निकलें, अपने घर में रहकर ही स्टडीज़ करें। बहुत ही ज़रूरी है आपको बाहर जाने की, आप तभी उसमें आप बाहर जाइए, अदरवाइज़ क्यों रिस्क लेते हैं, क्योंकि आपके साथ आपके आस पड़ोस भी हैं, आपके घर वाले लोग भी हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ, ये चीज़ चलती जा रही है। और 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, ये भी चीज़ आपको ध्यान है। यदि आप शॉप पे जा रहे हैं वहाँ भी आपको डिस्टेंस आपस में रखना ही है इस चीज़ का। और एक चिकित्सा ऐप भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, वो चिकित्सा ऐप भी आप लोगों को डाउनलोड करना है, अपने फ्रेंड्स को करवाना है, अपने पेरेंट्स को करवाना है। इसके थ्रू आपको दूसरे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, आपके फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स हैं उनको भी आपको बताना है। और ये चिकित्सा ऐप इसको आप जैसे आपने आयुष कवच को डाउनलोड किया था, इसी तरह आपको चिकित्सा ऐप भी डाउनलोड करना है। पढ़ाई के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी आप अपनी सुरक्षा करेंगे तभी आप अच्छे तरीके से, क्योंकि आप जब स्वस्थ रहेंगे तो आप वो पढ़ाई भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपकी पढ़ाई अधूरी छूट जाएगी, आपका सिलेबस रह जाएगा। क्योंकि इस साल आपको टाइम भी थोड़ा फिर कम मिलेगा, क्योंकि रेगुलर स्कूल अभी कब खुलेगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी ऑनलाइन आपकी स्टडीज़ आपको करवाई जाए, जो भी वीडियोज़ आपको भेजी जाए किसी भी सब्जेक्ट्स की, उसको आप ध्यान से रिवाइज़ करें और अपनी कॉपी में उसको आप ज़रूर उतारें। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।